चलिएगा, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मुगल सल्तनत के या मुगल काल के, मुगल पीरियड के पहले शासक, पहले बादशाह, जिसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 1526 से 1530, 1526 से 1530 तक शासन करने वाले शासक थे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। चलिए, तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बारे में। उन सारे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहला ही पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म कब हुआ। ही वॉज बोर्न ऑन, तो इनका जो जन्म हुआ है ये कब हुआ है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 14 Feb 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ था। क्लियर, ही वॉज बोर्न ऑन 14 Feb 1483। ओके, जन्म कहाँ हुआ है, प्लेस क्या था, किस स्थान पर हुआ है, तो इनका जन्म हुआ फरगना नामक स्थान पर। कहाँ पर, फरगना नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। फरगना की बात की जाए वर्तमान में, देखिए उस समय फरगना जो था ये तुर्क साम्राज्य का ही एक हिस्सा था, तुर्की एम्पायर का ही एक क्षेत्र हुआ करता था फरगना। बट अगर हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करें, आज की स्थिति की बात करें, तो फरगना आता है उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान का ही एक शहर है फरगना। क्लियर, एंशियंट सिटी। तो फरगना उस समय पर तुर्की साम्राज्य का एक बिंदु था, एक शहर था। तो ही वॉज बोर्न ऑन 14 Feb 1483 एट फरगना। फरगना उस समय तुर्की में था, आज के समय आता है उज्बेकिस्तान में। क्लियर, अब यहां से ना आपसे एक क्वेश्चन बार बार एसएससी पूछ लेता है या रेलवे एग्जाम में पूछ लेता है, क्या कि बाबर की जाति क्या थी, बाबर की कास्ट क्या थी। धर्म तो पता है सुन्नी इस्लाम, बट जाति क्या थी, तो ये बात आप लोग क्लियर होगी कि ये तुर्की थे, है ना। तो कास्ट क्या थी, तुर्की। बट तुर्की में भी इनकी जो कास्ट थी वो थी छगताई तुर्क। यहाँ पे आंसर होगा छगताई तुर्क, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जाम्स में। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा, छगताई तुर्क इनकी कास्ट थी या जाति थी। क्लियर होगी बात। देखिए, बाबर अपने पिता की पक्ष से, पितृ पक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था। समझ गए, ही वॉज डिसेंडेंट टू तैमूर फ्रॉम हिज फादर्स साइड। अपने पितृ पक्ष की, अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। एंड फ्रॉम हिज मदर साइड, और अपनी माँ की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। क्लियर, तो यानी कि वो अपने पिता की ओर से तैमूर लंग से रिलेटेड था, और अपनी माँ की ओर से किससे संबंधित था, चंगेज खान से। चंगेज खान का 14वां वंशज था। इसलिए इतिहासकार कहते हैं, इतिहासकार का यह मानना है कि बाबर की रगों में चंगेज खान का भी खून था और तैमूर लंग का भी खून था। इसलिए उसका भारत पे अटैक करना और भारत पे मुगलों का 331 सालों तक शासन करना, ये तो होना ही था, ये तो संभव ही था। क्लियर, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, क्योंकि उसकी रगों में किसका खून दौड़ता था, उसकी रगों में खून दौड़ता था तैमूर लंग का, और किसका, तैमूर लंग के साथ साथ दूसरा व्यक्ति कौन था, चंगेज खान। क्लियर, इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। तैमूर लंग का अटैक हुआ था 1398 में, डिस्कस किया है ना। 1398 में आक्रमण हुआ था सैयद वंश के समय पर। और चंगेज खान की अगर बात की जाए तो 1221 में, जब दिल्ली पर रूल हो रहा था किसका, गुलाम वंश का, और शासन चल रहा था किसका, इल्तुतमिश का। तो इल्तुतमिश के समय चंगेज खान ने अटैक किया, और 1398 में तैमूर लंग ने अटैक किया। तैमूर लंग की अगर बात की जाए तो उसकी राजधानी हुआ करती थी समरकंद। अभी आएगा समरकंद भी। तो ध्यान रखिए, कास्ट का नाम क्या है, छगताई तुर्क, और अपने पिता की ओर से, अपने पितृपक्ष से 5वां वंशज था तैमूर लंग का, माता की ओर से संबंधित था चंगेज खान का। इन दोनों को हमने दिल्ली सल्तनत में डिस्कस किया है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए फादर की, इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था, इनके फादर का नाम हुआ करता था, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा वॉज हिज फादर। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। एंड अगर बात की जाए मदर की, हिज मदर वॉज, इनकी मां का नाम था कुतलुग निगार खातून। कुतलुग निगार खान या कुतलुग निगार खातून या कुतलुग निगार बेगम भी कहीं कहीं पे लिखा होता है। तो इनकी मां का नाम था कुतलुग निगार खातून और पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्लियर, जब बाबर की उम्र 11 साल की थी, एट द एज ऑफ 11 ईयर हिज फादर वॉज डेड। इनके पिता की डेथ हो गई थी व्हेन ही वॉज 11 ईयर ओल्ड, जब उनकी उम्र कितनी थी, 11 वर्ष की थी। दैट्स व्हाई ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगना, इसीलिए ये फरगना के शासक बने थे एट द एज ऑफ 11 ईयर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बार बार।
एट द एज ऑफ 11 ईयर ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगना। तो 11 वर्ष की उम्र में ही ये फरगना के शासक बने इन 1492। तो ध्यान रखिएगा इन 1492 1492 में ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगना, ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगना। और ये गलती नहीं करना है कि फरगना तुर्की में है, फरगना कहां पे है, उज्बेकिस्तान में। क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, क्लियर। इन 1492 ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगना। लेकिन जैसे ही फरगना का शासक बना, चूंकि आप लोग समझ सकते हैं कि ये शासक बना था एट द एज ऑफ 11 ईयर, 11 ईयर की एज में अगर शासक बना है, तो जैसे ही ये शासक बना, उज्बेक जो शासक थे, उज्बेकों ने इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, उज्बेकों ने इनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया। ये देखकर कि छोटा सा शासक है, इसे तो हराकर इसके साम्राज्य को या इसके क्षेत्र को हम क्या कर सकते हैं, इजीली कॉन्कर कर सकते हैं। तो उज्बेकों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया और उज्बेकों ने इसे युद्ध में पराजित कर दिया। उज्बेकों ने इसके साथ तुलगामा युद्ध नीति के साथ युद्ध लड़ा। आप समझ सकते हैं कि 11 ईयर के एक छोटे से शासक के साथ तुलगामा युद्ध नीति हमने बताई थी, तुलगामा युद्ध नीति के साथ युद्ध लड़ा और इसे क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और मजबूरन इसे फरगना को छोड़कर भागना पड़ा और फरगना छोड़कर ये भागकर पहुंचा कहां पर, समरकंद। तो वहां से भागकर कहां पहुंच गया, समरकंद। और समरकंद में इसने अपना शासन करना स्टार्ट कर दिया। और समरकंद मैंने अभी बताया आप लोगों को, देखिए समरकंद किसी समय कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी तैमूरलंगी। और तैमूरलंगी समाधि भी कहां पर है, समरकंद में ही है तैमूरलंगी समाधि, क्लियर। ये कहां पर है, ये भी है उज्बेकिस्तान में। तो क्या हुआ 1492 तक तो इसने इन 1492 ही बिकम द रूलर ऑफ फरगना, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रहा, सिर्फ 2 साल में ही उसके ऊपर अटैक होने लगे उज्बेकों के। और वहां से भागकर ये कहां पहुंच गए, समरकंद। और समरकंद में फिर उसने शासन करना शुरू किया और समरकंद में उसने रूल किया 1494 से लेकर 1502 तक। 1494 से 1502 तक उसने रूल किया, कहां पर, समरकंद पर। और समरकंद में भी, यानी यहां पर भी उसे स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई, क्योंकि यहां पर भी एक उज्बेक शासक थे जिसने बाबर के ऊपर आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया। यहां पे अगर उस उज्बेक शासक की बात की जाए तो इसका नाम था शाहबानी खान। शाहबानी खान नामक एक उज्बेक शासक ने यहां पर समरकंद पर बाबर के ऊपर अटैक कर दिया, क्लियर। और फिर दोनों के बीच में एक युद्ध लड़ा गया, एक बैटल हुआ। बैटल वॉज फॉट बिटवीन शाहबानी खान एंड बाबर, और इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ सारे पुल। तो बैटल ऑफ सारे पुल लड़ा गया दोनों के बीच में। इस युद्ध में बाबर को हरा दिया गया, बाबर की हार हो गई। तो ध्यान रखिए, बाबर वाज डिफीटेड बाय शाहबानी खान इन द बैटल ऑफ सारे पुल। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, बैटल ऑफ सारे पुल। बैटल ऑफ सारे पुल जो हुआ है 1502 या 1502 में। और ये युद्ध हुआ था किस किस के बीच में, ये युद्ध हुआ था शाहबानी खान और बाबर। एंड बाबर वॉज डिफीटेड बाई शाहबानी खान। बाबर ने शाहबानी खान ने बाबर को इस युद्ध में भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और मजबूरन उसे समरकंद को छोड़कर भी भागना पड़ा, क्लियर। यानी कि उसे घुमक्कड़ों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, उसे स्टेबिलिटी या स्थायित्व अभी नहीं मिल पाया। तो इस तरह से 1502 में वो हार गया और फाइनली वो भागकर आगे बढ़ा। और फिर उसने 1504 में उसे सक्सेस मिली, 1504 में 1504 में उसे सक्सेस मिली। एंड ही कैप्चर्ड एंड ही कॉन्कर्ड। इसने 2 स्थानों को, अफगानिस्तान के 2 रीजन को जीत लिया जिनका नाम थे काबुल और कांधार। ही कैप्चर काबुल एंड कांधार। ये जो दोनों शहर हैं, काबुल और कांधार, ये दोनों आते हैं अफगानिस्तान में। और काबुल बाबर का सबसे प्रिय शहर भी था, सबसे पसंदीदा शहर भी बाबर का कौन सा था, काबुल। इन 1504 ही कैप्चर काबुल एंड कांधार। 1504 में इसने कैप्चर कर लिया था काबुल को और कांधार को। और यहीं पर शासन करते हुए इन 1507 1507 में यहीं पर रूल करते हुए इन 1507 1507 में ही टुक द टाइटल ऑफ पादशाह या बादशाह। ही टुक द टाइटल ऑफ पादशाह या बादशाह। यहीं पे शासन करते हुए उसने पादशाह या बादशाह की उपाधि ली, काबुल का बादशाह, क्लियर। अब देखिए
अगर हम इसके नाम की बात करें ना, या हम इसकी टाइटल की बात करें, तो इनका जो फैमिली टाइटल था वो क्या था, मिर्जा। इनका फैमिली टाइटल क्या हुआ करता था, जो इनकी पारिवारिक जो उपाधि थी वो मिर्जा थी। लेकिन इसने मिर्जा उपाधि लेने से मना कर दिया, या अपने नाम के आगे मिर्जा शब्द को हटा दिया, और उसकी जगह पर इसने कौन सी टाइटल लेना स्टार्ट कर दिया, बादशाह। तो अब जो पूरा नाम होगा वो होगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह। यहाँ पे पूरा नाम जो हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह। क्लियर। तो यहाँ पे कौन सी उपाधि हटा दी गई थी, बाबर के द्वारा मिर्जा। जो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी जो मूल या अपनी पारिवारिक जो उपाधि थी उसे हटाकर कौन सी उपाधि धारण कर ली थी, बादशाह या बादशाह की 1507 में, 1507 में। क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। देखिए आगे, अब जहीरुद्दीन बाबर का पूरा नाम आप लोग क्लियर हो गया। अब यहीं पे बाबर ने एक घोषणा और कर दी, ही ऑर्डर्ड या ही डिक्लेयर्ड एन अनाउंसमेंट। तो उन्होंने एक घोषणा ये कर दी कि अब मेरे बाद जितने भी मुगल बादशाह आएंगे, आफ्टर मी जितने भी मुगल बादशाह आएंगे, उन सभी को मिर्जा उपाधि नहीं लेना, उन सभी को कौन सी उपाधि लेना, बादशाह या बादशाह की। तो अब इनके बाद जितने भी 16 जो रूलर्स आएंगे, टोटल 16 जो रूलर्स आएंगे, इनके बाद इनको मिलाकर 70 में देंगे, वो सभी कौन सी टाइटल लेंगे, वो सभी टाइटल लेंगे बादशाह की। जैसे इनके पिता का नाम भी अगर देखें तो उमर शेख मिर्जिया था, लेकिन इन्होंने इस मिर्जिया उपाधि को हटा दिया और क्या उपाधि ले ली, बादशाह या बादशाह की, और बोल दिया कि आगे से जितने भी मुगल बादशाह होंगे वो सब भी यही उपाधि लेंगे। इसलिए हम मुगल काल में जितने भी रूलर्स को पढ़ते हैं उनके नाम के आगे हम क्या शब्द जोड़ते हैं, बादशाह या इंपीरियर। जबकि दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे उनके नाम के आगे जो टाइटल था वो था सुल्तान का। समझ गए। दिल्ली सल्तनत के शासकों की उपाधि क्या हुआ करती थी, सुल्तान। और ये स्टार्ट हुई थी इल्तुतमिश से। इल्तुतमिश ने पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी लीगली। कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं मिली थी सुल्तान की, मतलब उन्होंने ली ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जो टाइटल लिया था वो लिया था सिपाह सलार का। इट मींस सेनापति का। क्लियर। चलिए यहां तक हमने डिस्कस किया 1507 तक। 1507 तक क्या हुआ, तो 1507 में उन्होंने टाइटल लिया, ही टुक द टाइटल ऑफ बादशाह या फिर बादशाह। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम मुगल बादशाह का नाम आप लोगों को पता है। अंतिम मुगल बादशाह जो थे उनका नाम क्या था, बहादुर शाह जफर। तब तक इन लोगों ने बादशाह की उपाधि ली। अब देखिए इसके बाद यहां की अगर बात करें ना काबुल और कांधार की, तो काबुल और कांधार में भी उसे स्टेबिलिटी नहीं मिल पाई, उसे स्थायित्व नहीं मिल पाया, और मजबूरी के कारण मजबूर होकर उसने डिसाइड किया या रुख किया हिंदुस्तान का। एंड ही डिसाइडेड टू अटैक ऑन इंडिया। क्योंकि वहां पर भी उसे एक स्टेबिलिटी जो वो चाह रहा था वो वहां नहीं मिल पाई। देन ही डिसाइडेड टू गो एट इंडिया, और उसने तय किया हिंदुस्तान पर या भारत का रुख करने का। एंड इन 1519, जैसा हम पढ़ ही चुके हैं, क्योंकि पहले हमने लोधी वंश में पढ़ा होगा, लोधी डायनेस्टी में हमने हल्का सा डिस्कस किया था आखिरी में इब्राहिम लोधी के समय पर। तो 1519 में बाबर ने भारत पर पहला अटैक कर दिया। 1519 में बाबर ने इंडिया पर पहला अटैक किया, और ये जो अटैक हुआ था ये सिंध के बाजौर नामक स्थान पर हुआ था। समझ गए। तो सिंध के बाजौर में भैरोगढ़ के फोर्ट में, भैरोगढ़ नामक किले पर इनका पहला अटैक हुआ था। और ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, या बाबर ने अपनी आत्मकथा में कहा है कि इस युद्ध में उसने पहली बार भारत में या इंडिया में तोपों का या कैनन्स का क्या किया है, यूज किया है। तो ध्यान रखिए, बाबर ने 1519 में इंडिया में पहला अटैक किया था। कहां पर, सिंध के बाजौर नामक स्थान पर। किस किले पर, भैरोगढ़ के किले पर। एंड इन 1520 to 1521 ही ऑल्सो अटैक 2 times इन इंडिया। तो 2 और अटैक कर दिए थे, यहाँ पे 1 अटैक हुआ था। इस तरह टोटल उसके कितने अटैक हो गए थे, 3 अटैक। समझ गए। तो टोटल मिलाकर उसने 3 अटैक कर चुका था 1521 तक, है ना। इस तरह उसने इंडिया की क्या कंडीशन है इन चीजों को हल्का हल्का सा समझ चुका था। देखिए इन अटैकों में उसने पहली बार यूज किया है गन पाउडर का, तोपों का, कैनन्स का, और ये पहली बार यूज हुए हैं। और जब उसने इन चीजों का यूज किया तो वो काफी ज्यादा फेमस होने लगा, उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। और चूंकि उस समय की अब हम बात करें, उस समय की कंडीशन क्या थी, उस समय दिल्ली पर रूल कौन कर रहा था, दिल्ली पर रूल कर रहा था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी की अगर बात की जाए ना, तो इनके बारे में कहा जाता है कि काफी गुस्सेल शासक थे, हठी शासक थे, जिद्दी या स्टबर्न हम इन्हें बोल सकते हैं। तो काफी जिद्दी और गुस्सेल शासकों के रूप में जाना जाता है किसे, इब्राहिम लोधी को। और इब्राहिम लोधी ने क्या किया था कि इनके जितने अफगान इनके मलिक थे, इनके जो ऑफिसर्स थे अफगान मलिक जो ओल्ड हो चुके थे, जो काफी लॉयल थे सिकंदर लोधी के जमाने से ही, उन्हें क्रोधित करना शुरू किया, उन्हें पोस्ट से रिमूव करना शुरू किया, उनका अपमान करना शुरू किया। ऐसे ही एक पंजाब के या मुल्तान के गवर्नर हुआ करते थे जिनका नाम था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी के पुत्र का
या उनके बेटे का अपमान किया था किसने? इब्राहिम लोदी ने। इस कारण से दौलत खान लोदी जो मुल्तान या पंजाब की साइड के गवर्नर थे वो काफी गुस्सा थे, काफी क्रोधित थे किससे? इब्राहिम लोदी से। सिर्फ एक बात नहीं, जौनपुर में जलाल खान लोधी नामक इन्हीं का एक बड़ा भाई शासन करता था, उसकी भी इन्होंने क्या करवा दी थी? हत्या करवा दी थी। इससे बाकी के और भी कई लोग इनसे क्या थे? नाराज थे। तो कई लोग इब्राहिम लोधी से परेशान थे, उनकी जिद्दी या उनकी हठी जो कंडीशंस थी उनसे काफी नाराज थे। क्लियर? इन्हीं बातों के कारण इन मलिकों ने या इन ऑफिसर्स ने इनवाइट करा किसे? बाबर को। समझ गए? इन लोगों ने मिलकर इनवाइट किया किसे? बाबर को। तो यहाँ पे दो नाम ध्यान रखिएगा, एक दौलत खान लोधी हु वाज द गवर्नर ऑफ पंजाब, जो पंजाब के गवर्नर थे पाकिस्तान में, और सेकंड नाम आता है आलम खान लोधी। आलम खान लोधी की बात की जाए तो वो इन्हीं के अंकल हुआ करते थे, चाचा हुआ करते थे, आलम खान लोधी, जो उस समय दिल्ली की सूबेदारी संभाल रहे थे, क्योंकि कैपिटल क्या थी? आगरा थी। तो इन दोनों ने मिलकर अफगानी जो मलिक थे उन लोगों का एक यूनियन बनाया, ग्रुप बनाया, एंड फाइनली दे इनवाइटेड बाबर टू अटैक इन इंडिया। तो उन्होंने मिलकर अटैक करने के लिए इनवाइट किया किसे? बाबर को। और ऐसा कहा जाता है कि जब इन दोनों ने इनवाइट किया तब राणा सांगा ने भी अपना एक संदेश पहुंचाया बाबर के पास, और उन्होंने भी कहा कि आप बिल्कुल आइए और अटैक करिए आगरा पर, और हम अपनी सेना भेजकर या हम खुद आकर आपकी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। इस प्रकार का एक लेटर या संदेश या एम्बेसडर मैसेंजर पहुंचाया था किसने? राणा सांगा ने भी। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे तीन नाम हो जाते हैं, एक राणा सांगा, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। इन सभी लोगों ने मिलकर इन्वाइट किया था बाबर को। बाबर आया पंजाब वाले रीजन में, पंजाब या मुल्तान वाले क्षेत्र में 1525 में युद्ध के प्लानिंग बनाकर, योजना बनाकर, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया था जब इतने लोग बुला रहे हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए, हमें अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। तो 12,000 लोगों की तुर्की अफगानियों की एक प्रशिक्षित सेना को लेकर, काफी एक्सपीरियंस्ड एंड काफी ट्रेंड फोर्स को लेकर ओनली 12,000, हालांकि कई बुकों में थोड़े से अलग कैलकुलेशन ही बताया गया, कहीं में 30,000, कहीं में 15,000 है, तो 12,000 मान के चलते हैं। लगभग 12,000 लोगों की या सैनिकों की, प्रशिक्षित सैनिकों की सेना लेकर बाबर निकल जाता है। 1525 में मुल्तान वाले रीजन को वो कैप्चर कर लेता है, और उसे कोई भी परेशानी नहीं होती, किसी प्रकार की रुकावट नहीं, किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया, क्योंकि वहां पर कौन था? दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी ने उनका अच्छा खासा स्वागत किया, ऐसा भी बोलते हैं, और कुछ और भी कहा जाता है। तो दौलत खान लोधी इन्वाइटेड एंड काफी अच्छा चीजें वहां पर होने लगी। अब वहां से फिर वो आकर जम गया कहां पर? पानीपत में, है ना। पानीपत में अपनी सेना को लेकर पहले से ही आकर वो जम चुका था पानीपत में। और फिर हुआ पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को द बैटल ऑफ पानीपत या फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया पानीपत का पहला युद्ध, है ना। जैसे ही पता चला इब्राहिम लोधी को कि इस तरह से दौलत खान लोधी ये सब मिलकर इकट्ठा हो गए हैं पानीपत में, तब इब्राहिम लोधी ने एक बड़ी सी सेना इकट्ठा करनी शुरू की, और उस विशाल सेना को लेकर वो निकल दिया आगरा से और पहुंच गया पानीपत। पानीपत कहां पर है? हरियाणा में। और दोनों ही सेना एक दूसरे के सामने थी। सेनाओं की संख्या की बात की जाए तो बाबर के पास थी लगभग 12,000 और इब्राहिम लोधी के पास थी लगभग 1 लाख। 1 लाख मान के चलते हैं, 1 लाख की सेना थी। क्लियर? और उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो मैंने पानीपत के पहले युद्ध में आप लोगों को बताया, इब्राहिम लोधी वाले टॉपिक में, कि किस तरह से रात के समय ही बाबर की जो सेना है वो अटैक कर देती है ना, इस तरह से। और साथ ही उसने किस युद्ध पद्धति का सामना किया, किस युद्ध नीति का सामना किया है, किस युद्ध पद्धति का यूज किया है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तुलगमा युद्ध नीति अपनाई गई थी किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तो बाबर ने यहाँ पे तुलगमा युद्ध नीति अपनाई थी, और तुलगमा युद्ध नीति के जरिए ही इसने पराजित कर दिया था किसे? इब्राहिम लोधी की इतनी बड़ी सेना को। ध्यान रखिएगा, ऐसा कहा जाता है कि रात के समय अटैक कर दिया था, जिससे इनकी सेना के जो हाथी थे वो बिचक गए थे, और उन्होंने अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर दिया था। और फाइनली इस युद्ध क्षेत्र में ही या युद्ध में लड़ते हुए ही इब्राहिम लोधी को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई, उसे मार दिया गया। तो पहला शासक था जिसकी हत्या युद्ध क्षेत्र में ही हुई थी अभी तक। तो उसमें आंसर क्या होगा? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम खान लोधी वाज द फर्स्ट रूलर हु किल्ड इन बैटलफील्ड, जिनकी हत्या बैटलफील्ड में ही हुई है, यानी कि युद्ध क्षेत्र में ही हुई है। आंसर क्या होगा?
तो यहाँ पे फर्स्ट बैटल के बारे में डिस्कस कर लिया, जिक्र कर लिया। 21 अप्रैल 1526 को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। बाबर किल्ड इब्राहिम लोदी एंड ही फाउंडेड मुगल एम्पायर इन इंडिया। और यहाँ पे मुगल एम्पायर या मुगल डायनेस्टी को फाउंड कर दिया, उसकी स्थापना कर दी किसने? बाबर ने इन 1526। क्लियर हो गई होगी बात, इतनी समझ में आ गया होगा। जैसे ही पानीपत के पहले युद्ध को जीता, ये इसकी लाइफ की सबसे बड़ी विक्ट्री थी, है ना। ऑब्वियसली कितनी बड़ी विक्ट्री है कि इतनी बड़ी सेना को हरा दिया 12,000 सिपाहियों ने, तो ये इसकी लाइफ की बहुत बड़ी विक्ट्री थी। यहाँ पे युद्ध नीति ध्यान रखिएगा, तुलगामा युद्ध नीति का यूज करा। ये किससे सीखी थी? उज्बेकों से। उज्बेकों ने ही हराया था ना सबसे पहले, और उन्हीं ने ये युद्ध नीति यूज किया करते थे वही लोग, तो उन्हीं से सीखी हुई सी युद्ध नीति का मैंने आप लोगों को बताया भी किस तरह से युद्ध नीति होती थी कि चारों तरफ से दुश्मनों को जो है घेरने के बाद सामने से उन्हें लड़ने के लिए मजबूर करना, इस पद्धति को बोलते हैं तुलगामा। इस तरह से इन्होंने क्या किया था कि एक साइड पे थी यमुना रिवर और एक साइड पे इन्होंने ट्रंच खोद दिए थे, खाइयां खोद दी थी, और इस तरह से इस शेप में यहाँ पे उनकी आर्मी इकट्ठा हो गई थी और यहाँ पे उन्होंने अपने तोप लगा दिए थे। अब उसकी सेना इब्राहिम लोदी की सेना ना यहाँ से अटैक कर सकती थी ना यहाँ से अटैक कर सकती थी, सामने से ही उन्हें अटैक करने के लिए मजबूर होना पड़ा, समझ गए। और इसी युद्ध नीति को हम बोलते हैं तुलगामा युद्ध पद्धति या तुलगामा युद्ध पद्धति, समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात कर ली फर्स्ट बैटल की। पानीपत के पहले युद्ध में जीता और ये लाइफ की सबसे बड़ी विक्ट्री थी। इससे मुगल बादशाह काफी खुश हुआ। क्लियर, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, काफी ज्यादा उसमें उसको खुशी हुई। और इसी खुशी, अच्छा यहीं पे उसने समाधि भी बनवा दी थी, है ना। तो अगर हम बात करें इब्राहिम लोदी की, तो इब्राहिम लोदी की समाधि पानीपत में। साथ ही इब्राहिम लोदी की समाधि तो ठीक है, बट इतनी खुशी हुई कि पानीपत में उसने 2 और काम करवाए, 2 और चीजों का क्या कराया? निर्माण करवाया। कहां पर? पानीपत में। तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि कंस्ट्रक्टेड इन पानीपत। तो पानीपत में उसने बनवाई 2 चीजें, एक तो काबुली बाग, काबुली बाग पानीपत में बनवाया, और दूसरी पानीपत में ही इसने बनवाई थी एक मस्जिद जिसका नाम था काबुली मॉस्क। काबुली मॉस्क या काबुली मस्जिद। After winning the battle of Panipat first, he constructed काबुली बाग एंड काबुली मॉस्क। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल पीरियड में ऐसे कौन से बादशाह थे जिन्हें बाग बगीचों का या हॉर्टिकल्चर का शौक था? समझ गए। तो आंसर क्या होगा? जाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर, द फर्स्ट एम्पीरियर ऑफ मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर। चलिए, तो दो चीजें बता दी, एक काबुली बाग का निर्माण कराया और काबुली मॉस्क। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। और ये अगर हम बात करें, इसने इसी के साथ साथ इसी विजय के उपलक्ष्य में, इसी विजय की खुशी में इन्होंने काबुल और कांधार में, इन काबुल एंड कांधार, सॉरी काबुल में और कांधार में दोनों कहां पर है? अफगानिस्तान। तो काबुल में और कांधार में इन्होंने चांदी के सिक्के जारी कर दिए थे, चांदी के सिक्के इशू किए थे, सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स क्या किए थे? इशू किए थे, या सिल्वर कॉइन्स चलवाए थे। ऑब्वियसली ऐसा होता ही है कि जब भी एक बड़ी विजय होती है तो उसके उपलक्ष्य में कॉइन्स इशू किए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? चांदी के कॉइन्स इशू कर दिए थे। कहां पर? काबुल में और कांधार में। काबुल में इन्होंने जो कॉइन्स इशू किए थे, जो सिक्के चलवाए थे, उन्हें कहा गया शाहरुख कॉइन्स, शाहरुख कॉइन। तो काबुल में जो कॉइन्स इन्होंने इशू किए हैं उन्हें क्या कहा गया? शाहरुख कॉइन। एंड यहां पर अगर बात की जाए कांधार की, तो कांधार में जो कॉइन्स उसने इशू किए वो अपने नाम पर ही किए, इट मींस बाबरी कॉइन। कांधार में क्या कॉइन्स इशू किए? बाबरी कॉइन्स। तो कांधार में उसने इशू कर दिए थे बाबरी कॉइन, चांदी के ही सिक्के थे, और काबुल में उसने इशू कर दिए थे शाहरुख कॉइन्स, ये भी चांदी के या सिल्वर के ही सिक्के थे। इनकी जो सबसे प्रिय पत्नी हुआ करती थी उसका नाम था मुसम्मत काबुली बेगम। हिज फेवरेबल और लवेबल वाइफ इज नोन एज, या हर नेम वॉज मुसम्मत काबुली बेगम। एंड उन्हीं की मेमोरी में, उन्हीं की याद में इन्होंने क्या बनवाया था? काबुली बाग। अगर काबुली बाग की बात की जाए तो उन्होंने अपनी सबसे प्रिय पत्नी मुसम्मत काबुली बेगम की याद में या उनकी मेमोरी में या उनकी रिस्पेक्ट में बनवाया था काबुली बाग इन पानीपत। तो पानीपत में, अच्छा यहीं पर और क्या किया उसने? जो इतनी ज्यादा खुशी थी पानीपत के पहले युद्ध की, इतनी बड़ी विजय मिली थी, और चूंकि दिल्ली सल्तनत को लूट कर काफी बड़ा खजाना भी इनके हाथ लगा था पानीपत के पहले युद्ध के बाद, तो इन्होंने क्या किया
काबुल और कांधार की जनता में एक एक सिल्वर कॉइन्स, एक एक चांदी का सिक्का क्या करवा दिया था, बंटवा दिया था। क्लियर। इन्होंने क्या कराया, काबुल और कांधार की जनता में हर एक नागरिक को एक एक सिल्वर का कॉइन क्या कर दिया, फ्री में दे दिया, इन्हें डोनेट कर दिया। समझ गए, क्योंकि एक बड़ा सा खजाना इन्हें मिला था दिल्ली सल्तनत पर अटैक करके उसको लूटने के बाद। अब यहाँ पे जब इन्होंने अपनी जनता को इतना एक एक सिल्वर कॉइन दिया, डोनेट किया, तब वहां की जनता ने इन्हें एक टाइटल दिया, एक उपाधि दी। एंड द अनदर टाइटल ऑफ हिम, इनकी एक और उपाधि हो गई जिसे बोलते हैं कलंदर। ही टुक द टाइटल ऑफ कलंदर। ओके, सो इन्होंने क्या किया कि अपनी जनता को चांदी के सिक्के दिए सभी एक एक नागरिक को, तो उनके द्वारा इन्हें कहा गया कलंदर। अब जो पूरा नाम हो जाएगा ना, क्योंकि उपाधि है तो वो नाम में जुड़ जाती है, इसलिए आप लोग देखते हैं कि मुगल सल्तनत के राजाओं के नाम काफी लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि वो टाइटल्स उनके नाम के साथ ऐड होते जाते हैं। तो अब अगर इनके नाम की बात की जाए तो वो हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर, ये टोटल नाम इनका हो जाता है। तो इनके टाइटल का नाम क्या हुआ करता था, कलंदर, जब इन्होंने चांदी के सिक्के एक एक व्यक्ति को देना शुरू किया। अब देखिए धीरे धीरे जश्न खत्म होता, क्योंकि जश्न भी लंबा चलता था पहले के समय पर। धीरे धीरे जश्न खत्म हुआ और जश्न खत्म होने के बाद ये अपनी कैपिटल, अपनी राजधानी में पहुंचे। और आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना है कि मुगलों की जो फर्स्ट कैपिटल बनी, हालांकि बता चुका हूं सबसे शुरू में स्टार्टिंग में ही, तो मुगलों की जो फर्स्ट कैपिटल बनी वो आप लोगों को पता है क्या है। तो जैसे ही जश्न खत्म हुआ ये अपनी राजधानी में गए, और राजधानी का नाम हमें पता है, कैपिटल का नाम क्या था, आगरा। जश्न खत्म करके ये आगरा पहुंचे। क्लियर। आगरा वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मुगल्स। मुगलों की पहली ही राजधानी जो थी वो क्या थी, आगरा थी। क्लियर। और उसने डिसाइड किया, आगरा पहुंचकर उसने डिसाइड किया कि बड़ी मुश्किल से हमें ये जीत मिली है, बड़ी मुश्किल से हमें स्टेबिलिटी मिली है, हमें एक स्थायित्व मिला है। इस जीत को, इस विक्ट्री को हमें जाया नहीं होने देना है, इस जीत को किसी भी तरह से बेकार में नहीं जाने देना है। और बाबर जब आगरा पहुंचा तो उसने ही डिसाइड किया कि आसपास जितने भी शासक हैं, जितने भी रूलर हैं, सबसे पहले उन्हीं को हराया जाए और उन सबको अपने अधीन करके मुगल साम्राज्य का विस्तार करना है। ये चीज डिसाइड करी बाबर ने, क्योंकि अगर वो यहाँ पे अपने एम्पायर को बिल्ड नहीं करेगा, साम्राज्य को शक्तिशाली नहीं बनाएगा, तो फाइनली इसे वापस कहां पहुंचना पड़ेगा, काबुल और कांधार, और वहां की जो खाक है वो छानना पड़ेगा, और वो ऐसा कभी नहीं चाहता था। तो क्या किया उसने, आसपास के रूलर्स को हराने की कोशिश करना स्टार्ट कर दी, उस चीज को समझना स्टार्ट कर दिया जैसे ही वो आगरा पहुंचा। इसलिए बाबर को सबसे पहले ही, अगर सबसे फर्स्ट जो याद आई है उसे, सबसे पहले उसने अटैक करने का जो प्लान बनाया, किसके ऊपर बनाया होगा, तो देखिए यहां पर इंडिया में अगर स्टेबल होना है ना, इस टाइम पर अगर इंडिया में स्टेबल होना है इस टाइम पर, जबकि हम बात कर रहे हैं, तो साउथ इंडिया में आपको, अगर साउथ इंडिया होता तो आपको विजयनगर एम्पायर मिलता, और विजयनगर एम्पायर के बिना आप साउथ इंडिया में स्टेबल नहीं हो पाते। और नॉर्थ इंडिया की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के शासक को तो हरा ही चुके थे। अब जो दूसरा सबसे मजबूत शासक उस समय का था वो था राणा संग्राम सिंह। इट मींस राणा सांगा। राणा संग्राम सिंह को ही किस नाम से जाना था, राणा सांगा के नाम से। और राणा सांगा वो शासक थे जिनके शरीर पर 80 घाव थे, जिनका एक हाथ कटा हुआ था, जिनकी एक आंख नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में 100 युद्ध लड़े और एक ही युद्ध हारा है। और वो जो युद्ध हारा है वो किससे हारा है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से। कौन सा युद्ध था, वो था बैटल ऑफ खानवा। तो जब आगरा पहुंचे, तो आगरा पहुंचने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि आसपास के जितने भी शासक है उन्हें हराना है और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार कराना है और अपने एम्पायर को एक्सपांड करना है। और इनका ध्यान सबसे ऊपर गया किसके ऊपर, सबसे पहले गया किसके ऊपर, राणा सांगा के ऊपर। राणा सांगा ने वादा किया था, है ना, कि जब आप आएंगे तो हम आपकी हेल्प करेंगे, अपनी सेना लेकर आएंगे और इब्राहिम लोदी के खिलाफ आपकी हेल्प की जाएगी। बट राणा सांगा आए नहीं, तो इस बात का भी क्रोध था, इस बात की भी गुस्सा थी। और राणा सांगा क्यों नहीं आए, क्योंकि राणा सांगा शुरू में ये सोच रहे थे, शुरू में उनका ऐसी थिंकिंग थी कि बाबर जो है वो वैसे भी वंशज है किसका, मंगोलों का जैसे अगर बात करें तैमूर लंग की और मंगोलों की अगर बात की जाए तो मंगोल आते थे और चले जाते थे, लूटपाट करने के उद्देश्य से आते थे और चले जाते थे। तो राणा सांगा ये सोच रहे थे कि बाबर भी अपने पूर्वजों की तरह आएगा और क्या होगा, चला जाएगा, लूटपाट करने आया है दिल्ली में और इब्राहिम लोदी को मारेगा और चला जाएगा। लेकिन यहां पर उनकी ये सोच गलत थी और उन्हें जैसे ही पता चला कि बाबर यहां पर हमेशा जमने के लिए आया है, एम्पायर बिल्ड करने के लिए आया है,
तब उन्होंने बाबर को भारत से भगाने के लिए एक यूनियन या एक संघ बनाना स्टार्ट कर दिया। क्लियर। और जैसे ही बाबर को पता चला वैसे ही दोनों के बीच में युद्ध होना पॉसिबल था और काफी जल्दी इनके बीच में युद्ध हुआ भी। चलिए, इट मींस कि मेरा बस ये बताने का मतलब है कि अगर इंडिया में स्टेबल होना है तो सबसे मजबूत शक्ति थी राणा सांगा की, यानी मेवाड़। उनको हराए बिना इंडिया में स्टेबल नहीं हो सकता था बाबर। तो अब उसे लड़ना था दूसरे सबसे शक्तिशाली शत्रु से, जो कौन था? वो था मेवाड़ का शासक राणा सांगा, इट मींस राणा संग्राम सिंह। और दोनों के बीच में युद्ध हुआ 16 मार्च 1527 1527 को, है ना। पहला युद्ध हमने पढ़ लिया 21 अप्रैल 1526 और यहीं से आगमन हो गया था। लेकिन 16 मार्च 1527 को इससे भी बड़ा युद्ध हुआ, है ना। और ये एक्चुअल में ज्यादा बड़ी विक्ट्री थी पानीपत के फर्स्ट बैटल से भी, 16 मार्च 1527 को। इस युद्ध को हम बोलते हैं बैटल ऑफ खानवा, यानी खानवा का युद्ध। खानवा एक छोटा सा विलेज है जो आगरा से 40 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। तो आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर दोनों ही सेनाएं या दोनों की ही सेनाएं क्या हो गई? इकट्ठा हो गई या जमा हो गई। देखिए यहाँ पे राणा सांगा अकेला नहीं था। क्योंकि देखिए जब बाबर आए ना तो चारों तरफ ये हाहाकार मचने लगा था, ये हाहाकार मचने लगा था चारों ओर लोग बस ये जल्दी जल्दी में थे कि किसी भी तरह से मुगलों को भारत से बाहर किया जाए और अफगानियों का शासन ही शुरू होना चाहिए। तो सभी लोगों की ये इच्छा थी कि फटाफट जो है इनको यहाँ से हटाया जाए या भगाया जाए। चारों दिशाओं से यही मांग चल रही थी। और नेतृत्व जो किया वो किसने किया? लीडरशिप जो की किसने की? राणा सांगा ने। इनिशिएट किसने किया? राणा सांगा ने। तो राणा सांगा की बात की जाए तो राणा सांगा अकेले नहीं थे। राणा सांगा की मदद की किन किन लोगों ने, तो यहाँ पे नाम बता देता हूं। सबसे पहला था महमूद लोधी। सबसे पहले कौन था? महमूद लोधी। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसकी जान बच गया था। और इसका जो बड़ा भाई था इट मींस इब्राहिम लोधी वो मर गया था। तो ये इब्राहिम लोधी का ही छोटा भाई था महमूद लोधी। और अब अपने भाई की मृत्यु और अपने साम्राज्य को समाप्त होने के बदला लेने के कारण ये राणा सांगा की सेना में शामिल हुआ, क्योंकि ये चाहते थे कि मुगलों को पूरी तरह से हटा दिया जाए और वापस से अफगान वंश शुरू हो और हमें क्या बनाया जाए? दिल्ली का सुल्तान बनाया जाए। ये इच्छा थी किसकी? महमूद लोधी की। इसलिए इन्होंने ज्वाइन किया किसको? राणा सांगा को। और कौन हेल्प कर रहा था? और मालवा का एक शासक हेल्प कर रहा था, हिंदू रूलर या राजपूत रूलर, जिसका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय की मदद करने का कारण यह था कि राणा सांगा ने मेदिनी राय की कई बार हेल्प करी थी। कई बार मेदिनी राय की मदद की गई थी राणा सांगा के द्वारा। इसलिए राणा सांगा की हेल्प करने के लिए भी मेदिनी राय ने अपनी सेनाएं भेज दी और मेदिनी राय स्वयं भी आ गया। क्योंकि जब आप मालवा पढ़ते हैं ना तो मालवा के एक शासक हुए थे महमूद खिलजी, और महमूद खिलजी ने ही अटैक करा था मेदिनी राय पर। तब महमूद खिलजी ने हेल्प मांगी थी गुजरात के शासक से और मेदिनी राय ने हेल्प मांगी थी किससे? राणा सांगा से। और फिर मेदिनी राय सक्सेस हो गए थे। तो अब यहाँ पे राणा सांगा की हेल्प करने की बारी किसकी आई? मेदिनी राय की। ठीक है। और तीसरा जो व्यक्ति था उसका नाम था सिलहदी। ये नाम ध्यान रखिएगा, सिलहदी। ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राणा सांगा को धोखा देता है। सिलहदी रायसेन का शासक। और चौथा जो व्यक्ति था, फोर्थ रूलर हु सपोर्टिंग राणा सांगा, उनका नाम था हसन खां मेवाती। मेवात का शासक। मेवात एक जगह आती है हरियाणा में। तो हसन खां मेवाती, इन सब लोगों के साथ मिलकर राणा सांगा की एक यूनिफाइड फोर्स, एक कंबाइंड फोर्स इकट्ठा हुई। और अगर हम बात करें बाबर की फोर्स की, तो बाबर की जो फोर्स थी, ये मेदिनी राय मालवा का शासक था ना, यहाँ पे क्या आएगा? मालवा कैप्चर कर चुका था ये, है ना। जो मुस्लिम रूलर्स थे उनसे मालवा कैप्चर कर चुका था मेदिनी राय। क्या बोल रहा हूं मैं कि राणा सांगा की आर्मी और अगर बाबर की आर्मी की बात की जाए तो राणा सांगा की आर्मी का 1/3 थी किसकी सेना? बाबर की सेना। बाबर की सेना राणा सांगा की सेना का क्या थी? 1/3 थी।
तो इतिहासकार कहते हैं कि बाबर की सेना राणा सांगा की सेना की क्या थी, 1/3 थी। तो बाबर को ये पता था, बाबर अच्छी तरह से जानता था कि इब्राहिम लोदी को कि अगर वो इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि राणा सांगा एक बार इब्राहिम लोदी को भी पराजित कर चुका है, इब्राहिम लोदी को भी हरा चुका है एट द बैटल ऑफ खटोली। बैटल ऑफ खटोली में, खटोली के युद्ध में राणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन 1517 में। जब 1517 में इब्राहिम लोदी शासक बना ही था कि उसने अटैक करवा दिया था राणा सांगा पर, और वो जानता नहीं था कि राणा सांगा कितना शक्तिशाली योद्धा है और कितना कुशल है, कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है, रणकौशल है। और 1517 में खटोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। देन ही ट्राइड टू अगेन, और फिर इब्राहिम लोदी ने अगेन ट्राई किया, बट उस युद्ध में भी पराजित कर दिया, फाइनली उसे ट्रीटी करना पड़ी। तो यहाँ पर बाबर को पता था कि ये राणा सांगा कोई छोटा मोटा शासक नहीं, काफी कुशल योद्धा है, और इसने एक बार पराजित कर चुका था किसे, इब्राहिम लोदी को। तो बाबर को पता था कि इसे हरा पाना उतना मुश्किल, उतना आसान काम नहीं है जैसा पानीपत में था। क्लियर? इसलिए राणा सांगा को हराना बेहद मुश्किल था, किसके लिए, बाबर के लिए। इसीलिए बाबर अपने सैनिकों के पास गया। देखिए उनके जो सैनिक थे ना, वो भी पस्त हो चुके थे, वो भी डिसाइड कर चुके थे कि हमें वापस लौट जाना चाहिए काबुल, क्योंकि इनसे लड़ पाना पॉसिबल नहीं है। तब मोटिवेट किया किसने, बाबर ने। तब बाबर ने मोटिवेट किया, जोश भरते हुए उनसे कहा, हम हिंदुस्तान में आए थे इस्लाम धर्म का प्रचार करने, हम हिंदुस्तान में आए थे इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए, और आज का जो युद्ध है हमें किसी भी तरह से जीतना होगा। अगर आज का युद्ध नहीं जीत पाए तो इसको हम धर्म का युद्ध या धर्म की लड़ाई हम समझेंगे, और धर्म का युद्ध हम इस तरह से क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से मोटिवेट किया उन लोगों में, उन सैनिकों में जोश भरने की कोशिश की कि आज का युद्ध हमें किसी भी तरह से जीतना है। आज का जो युद्ध है वो धर्म का युद्ध है। क्यों है धर्म का युद्ध? क्योंकि एक तरफ तो है हिंदू शासक और एक तरफ है मुस्लिम शासक। और दूसरी बात ये जितने भी मुस्लिम रूलर हेल्प कर रहे थे ना, जैसे हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, इन लोगों को बाबर ने काफिर कहा था। इन लोगों को बाबर ने क्या कहा था, काफिर, क्योंकि वो उनकी मदद करने के सिवाय एक हिंदू रूलर की क्या कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। क्लियर? तो यहां पर बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरा, उनको एक एनर्जी प्रदान की। एंड अगर हम युद्ध नहीं जीते, अगर बाबर ने कहा अगर हम युद्ध नहीं जीते तो फाइनली हमें वापस लौटना होगा कहां पर, काबुल और कांधार, और वहां की खाक छाटना पड़ेगी, है ना। तो ये बात उसने कही अपनी सेना से, और उसकी जो सेना है उनके अंदर एक नई एनर्जी आ गई, नया जोश आ गया। और नई एनर्जी और नए जोश के साथ जब वो सेना लड़ने के लिए उतरी तो 1/3 सेना ने राणा सांगा की इतनी बड़ी सेना को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। क्लियर? अच्छा ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, लेकिन जैसे मैंने 4 नाम बताए, महमूद लोदी, मेदनी राय, सिलहदी और हसन खां मेवाती। इस युद्ध में लड़ते हुए हसन खां मेवाती की डेथ हो गई, ही वॉज किल्ड। क्लियर? मेदनी राय की बात की जाए तो ये बच गए, इनकी डेथ नहीं हुई, है ना, ये इन्होंने अपनी सेना को भेजा था। अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, राणा सांगा की, तो राणा सांगा की युद्ध में डेथ नहीं हुई थी। राणा सांगा युद्ध में लड़ते हुए काफी ज्यादा उन्हें चोटें लग गई थी, है ना, तो वो अनकॉन्शियस हो गए थे। और उसी दौरान उन्हीं की तरह दिखने वाला एक दूसरा योद्धा उनकी जगह पर युद्ध लड़ने के लिए आ गया था, और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर, उन्हीं के कुछ खास लोगों ने, खास मंत्रियों ने उसी युद्ध के दौरान उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर लेकर गए थे। और उसी के बाद इस युद्ध के 2 साल के बाद, आफ्टर 2 years ऑफ दिस वॉर, उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्लियर? तो इस युद्ध में उनकी डेथ नहीं हुई थी, किसकी, राणा सांगा की। राणा सांगा की युद्ध की मृत्यु काफी बाद में 2 साल के बाद हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में जो चोट वगैरह लगी थी उस कारण से उनकी डेथ हुई है, जो इंजरी वगैरह हुई थी उस कारण से, या फिर कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि उन्होंने अपने सैनिकों को या अपनी सेना को वापस से स्टेब्लिश करना स्टार्ट किया था। अगेन वो चाहते थे अटैक करना, किसके ऊपर, बाबर के ऊपर। और जब वो उनकी ये इच्छा थी कि अगेन हम अटैक करेंगे, देन उनके जो सैनिक थे, उनके जो सिपाही थे, जो मंत्री थे, उन्होंने ही जानबूझ के राणा सांगा को जहर दे दिया था। क्लियर? ऐसा भी इतिहासकार बताते हैं। अब जब ये युद्ध एकदम बढ़िया स्थिति में चल रहा था और राजपूत सेना जीत रही थी, ठीक ठाक तरीके से युद्ध चल रहा था, बाबर युद्ध में हार रहा था, है ना। बाबर के सैनिकों के इरादे पस्त हो चुके थे और वो वापस जाने की इच्छा दिखाने लगे थे, और बाबर ने फिर उन्हें एनर्जी देने के लिए काम किया, उन्हें एनर्जेटी दी, उन्हें जोश भरा। लेकिन उसी टाइम पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हुई
किसके साथ? राणा सांगा के साथ। राणा सांगा के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई ये व्यक्ति, जो कौन था? सिलहदी, जो रायसेन का शासक कहा जाता है, सिलहदी। सिलहदी ने अपना समर्थन देना बंद कर दिया और ये मिल गया किसके साथ? बाबर की सेना के साथ। एकदम क्रिटिकल टाइम पर, एकदम क्रूशियल टाइम पर सिलहदी ने धोखा दे दिया किसे? राणा सांगा को। समझ गए? ऐसा ही होता है अभी तक, कई सारे ऐसे वॉर्स हुए, ऐसे युद्ध हुए हैं जिसमें धोखा दिया गया है हिंदू योद्धाओं को या हिंदू योद्धाओं की सेनाओं को। तो एज इट इज यहाँ पे सिलहदी ने धोखा दे दिया और ये जाकर मिल गया किसकी सेना के साथ? अच्छा, यहीं पे ध्यान रखिएगा, तालीकोटा का युद्ध पढ़ाया था मैंने आप लोगों को 23 जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध पढ़ाया था ना, जिसे बन्नी हट्टी का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें विजयनगर की ओर से युद्ध लड़ रहे थे आलिया राम राय और बीदर के नेतृत्व में, बीजापुर के नेतृत्व में जो दक्कनी सल्तनत थी उनकी एक कंबाइंड फोर्स थी जो वहां पे पहले से आकर बैठ गए थे, और इनकी तरफ से युद्ध कौन लड़ रहा था? आलिया राम राय। आलिया राम राय ने बीजापुर के ही 2 सेनापतियों को अपनी सेना में क्या किया था? अपॉइंट किया था, जिन्हें गिलानी बंधु कहा जाता है। और इस युद्ध में भी आलिया राम राय जीत रहे थे, बट क्रूशियल टाइम पर, क्रिटिकल टाइम पर वो जो दोनों सेनापति थे जिनका नाम था गिलानी ब्रदर्स, उन्होंने अपना पक्ष बदल दिया और यहां पे धोखा दे दिया आलिया राम राय को। और आलिया राम राय ने जब देखा कि उन्हीं की 2 रैंक, उन्हीं के 2 बटालियंस उन्हीं के खिलाफ युद्ध लड़ रही है, तो वो काफी आश्चर्यचकित हो गए और फाइनली उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें बिहेड कर दिया गया, उनका सिर काट दिया गया। किसका? आलिया राम राय का। क्लियर?